आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अजहरुल बारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी गहमागहमी अपने चरम पर है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद तमाम राजनीतिक दलों की सरगर्मियां अपने चरम पर आ चुकी हैं। और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो तमाम राजनीतिक दल है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन जो समाजवाद पार्टी है, तो ये जो चारों बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी गहमा गहमी को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बिखराव की स्थिति विपक्ष के अंदर है, बिखराव की स्थिति में वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी। तो आज का अहम मुद्दा हमारा यही है कि बिखरे विपक्ष के जरिए से कैसे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अतुल कुमार अंजान साहब हैं, जो कि सीपीआई के राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद संतोष भारतीय साहब हैं, वो भी हमारे साथ हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम अतुल कुमार अंजान साहब, आप ही के पास हम आते हैं और आपसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि सारे लोग दम भर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए, लेकिन स्थिति यह है कि पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है और ये बिखराव की स्थिति किस तरह से मुकाबला कर पाएंगे आप योगी का? अंजन साहब, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज आप ये चर्चा कर रहे हैं और हमारे दो सहयोगी भी बहुत ही अनुभवी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं में हैं, जिनके पास एक अपना लंबा जखीरा है, बहुत बड़ा जखीरा है अनुभवों का, और वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। तो लिहाजा ये बहस काफी दिलचस्प होगी। प्रश्न ये है कि हम सब चाहते हैं कि देश के संविधान को बचाए रखा जाए। हम सब इस बात को चाहते हैं कि देश के संविधान में जो व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं लोगों को, उसकी हिफाजत हो सके। हम सब लोग इस बात के लिए कोशा हैं कि इस देश के संसदीय परंपराओं को और उसकी मान्यताओं को रखा जाए। हम इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध हैं कि व्यक्ति की निजी आजादी के साथ उसे बोलने का, सोचने का, समझने का और अपने हिसाब से धार्मिक कर्मकांडों पर चलने का उसे अधिकार मिले। ये सारी चीजें हैं, लेकिन पिछले 3 दशक से, और खास तौर से अगर ये कहा जाए कि 1990 के बाद से, 89 के बाद से इस देश की राजनीति के अंदर इस तरह के बिखराव आए हैं। सिद्धांत अपनी जगह है, नीति अपनी जगह है, कार्यक्रम अपनी जगह है, ऐलान अपनी जगह है, लेकिन करेंगे हम इस देश के अंदर क्रोनी कैपिटलिज्म की हिफाजत, करेंगे हम इस मुल्क के अंदर क्रोनी कैपिटलिज्म की वकालत, हम इस देश के अंदर समाजवाद की बात करेंगे लेकिन मसाजवाद की राजनीति करेंगे। इस देश के पूंजीवादी तत्वों की मसाज करने का काम करेंगे, उन्हें और मजबूत करने का काम करेंगे, उन्हें और मोटा करने का काम करेंगे। और इस देश के अंदर आप देखिए कि पिछले साल की ही एक रिपोर्ट ये कह रही है कि 2021 के अंदर गरीब और गरीब हुए हैं, अमीर और अमीर हुए हैं, अमीरों की तादाद और बढ़ गई। इसलिए इन सब परिस्थितियों के इस पस मंजर में ये यूपी का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि जरा बात बड़ी हो जाएगी और आप जल्दी में है फौरन नतीजा निकालने के लिए, क्योंकि आप दही को फेंट करके फौरन मट्ठा निकालने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो और मक्खन खा लेने के चक्कर में है। मक्खन खाने के लिए इस देश के अंदर जो 15-20 बड़ी बड़ी मोटी ताकतें हैं, शार्क मछलियां, जिन्हें हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, जो दुनिया के अंदर 1 से लेकर 10 तक के बड़े बड़े मोटे अरबपति, खरबपति, अरबों खरबों डॉलरों के मालिक हैं, वो बनना चाहते हैं। उनकी जल्दी के साथ आप भी अपनी जल्दी को जोड़े हुए हैं। देख नहीं रहे सवाल बिखराव का है, जो आप बात कह रहे हैं, जो आप बात एक साल के अंदर गरीब और गरीब हुआ, गिरानी और बढ़ गई, महंगाई और बढ़ गई। लेकिन इस देश के अंदर एक परिवार के अंदर 1,14,000 करोड़ रुपए की आमदनी
उसकी हैसियत 1 साल में और बढ़ गई। तो ये आपके अगर सरोकार नहीं है, तो फिर हमारे भी आपके साथ ये चुनाव के बारे में चर्चा करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि मेरी नहीं। दिलचस्पी इन सारे सरोकारों के साथ ही चुनाव को देखने की है। और अगर हम ये नहीं देख पाए और हम ये लोगों को नहीं पहुंचा पाए और ये लोगों तक बात नहीं पहुंचा सके, तो हमारा इस चुनाव को देखने का और लोगों का इस चुनाव में भाग लेने का अंदाज कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। भले सांप्रदायिकता जीते या हारे, सांप्रदायिकता तो उरोज पर है। वो चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो और चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, दोनों तरफ सब चले अपने अपने चक्रों में घूम रहे हैं। किसी के भाषणों में कमी नहीं है, कोई किसी को नहीं है। कोई 80 बनाम 20 कह रहा है और फिर जब उससे बात कहो तो हमारा तो 80 कहने का अर्थ दूसरा था और 20 कहने का अर्थ दूसरा था। कोई नहीं अतुल कहता जी, है कि सवाल सवाल यही है ना। 5-10 मिनट के लिए व्यवस्था के अंग पुलिस को हटा लीजिए, देख लिया जाएगा क्या होगा। अगर इस तरह की बातें किया जाएगा तो फिर चुनाव तो बेईमानी है ही है। और ये लड़ा जा रहा है दो बड़े औद्योगिक घरानों, क्रोनी कैपिटलिज्म के बड़ी बड़ी दौलतों और उसके बड़े एडवर्टाइजमेंट की बुनियाद पर, और उसको लड़ाया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट से, इश्तिहार से, टेलीविजन से। ये तो कहिए भला हो कि हमारे पास कुछ सोशल मीडिया है, अंजर साहब जैसे लोग हैं जो कुछ त्रिकोण का चौथा कोण सामने रख रहे हैं। बिल्कुल अतीत साहब, हम आपके पास आए और आपसे चीज को समझना चाहें कि जिस तरह की स्थिति जाहिर है अतुल रंजान साहब ने बताया कि तमाम हालात उन्होंने एक तरह से खोल के रख दिए कि अर्थव्यवस्था किस तरह से है, किस तरह से जो कुछ उद्योगपति हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, समाज में नफरत का माहौल तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सांप्रदायिकता का मुकाबला जिस बिखराव के साथ इस वक्त किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये इस तरह से मुमकिन हो पाएगा? देखिए भाई, अतुल जी का दर्द मेरा भी वही दर्द है। वो जो कह रहे हैं वो हकीकत दिल की आवाज है। ये जो इलेक्शन का तमाशा है, ये एक मेला है हमारे मुल्क में, एक त्योहार की तरीके मनाया जाता है। यहाँ का जीता हुआ या हारा हुआ कैंडिडेट, उसकी कीमत होती है। अगर ये जीत भी जाएंगे तो फिर दूसरा इलेक्शन इस अंदाज से होगा कि किसको कितने में बेचा जाएगा, कौन कितने में खरीदा जाएगा। हम नहीं समझते कि आज के इस दौर में जहां सिर्फ और सिर्फ दौलत और बाहुबली, लेकिन इसके बलि किसकी चढ़ी है? वो मेरी कौम की। मुसलमान अछूत बन चुका है। वो फाइनेंशियली, एजुकेशनली तो खत्म हो ही गया था। इस इलेक्शन ने मुसलमान को पॉलिटिकली भी अछूत कर दिया है। तो ये मुसलमान का तो मिजाज है कि वो मेला समझता है, ठेला समझता है। इस बात पे खुश है कि बेगानी गानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। मैं तो बहुत मायूस हूं, इसलिए मायूस हूं कि मुद्दे पे कोई बात हो ही नहीं रही है। ये चंद लोग पिछले 5 साल से इस मलाई खाते रहे और हम पे जुल्म करते रहे। अब उन्होंने कहा हम बिरादरी के हैं, हम फलानी बिरादरी के आए हुए हैं, हम फला बिरादरी के वोट लाएंगे। उनका भाई आइए हमारे पास। अब वो इस बिरादरी में आ गए। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस मुल्क ने, कम से कम मैं समझता हूं कि दुनिया की वर्स्ट डेमोक्रेसी में से एक हिंदुस्तान है जो मुद्दे पे इलेक्शन नहीं लड़ता है। मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना होता तो जो अभी हमारे भाई अतुल ने कहा है कि गरीब की हालत क्या हो गई है। कल ही मैं देख रहा था कि दुनिया के 100 अमीर, उनकी पिछले साल इस कोरोना में, जहां इंसान के पास लकड़ी नहीं थी अपने इंसानों को जलाने के लिए, जहां इंसानों के पास जमीन नहीं थी कब्र खोदने के लिए, वहां 100 दौलतमंद, उनकी आमदनी 20% से 80% बढ़ी है। और हम कह रहे हैं कि इलेक्शन होने जा रहा है। मैं बहुत मायूस हूं और मैं समझता हूं कि मेरा दर्द ये है कि मैंने बहुत पहले कहा था अपने दोस्तों से, और शायद अतुल भाई से भी कहा था, उनको अच्छा भी नहीं लगा था। मैंने कहा था जब तक कि मुसलमान है इस मुल्क में मुद्दे पे इलेक्शन नहीं होगा।
इस मुल्क पे हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन होगा। अब बिरादरीवाद पे भी हो रहा है कि इतनी बिरादरियां जुड़ गई हैं, ये बिरादरियां कमंडल को हराएंगी। कमंडल ये कह रहा है कि इतनी बिरादरियां यहाँ गई हैं और मुसलमान को सबने कहा कि दूर रखना, इनके पास मत आने देना, स्टेज पे भी मत चढ़ने देना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इलेक्शन हो रहा है। तो मैं तो ऐसे इलेक्शनों से यही बेहतर समझता हूं कि भाई जो आपको 10, 20, 25 अच्छे लोग किसी भी पार्टी के मिल जाए, उनको जाके वोट दिलाइए, उनके लिए कोशिश कराइए। ये पॉलिटिकल पार्टीज ये अब खरीदार हैं। आप समझते हैं कि क्या इलेक्शन के बाद अगर किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली तो क्या आप समझते हैं कि सरकार बदल जाएगी? दौलत के अंबार लगे हुए। अब 10-20 लाख की बात नहीं होती है, 10-20 करोड़ नहीं, 100 करोड़ के ऊपर की बात होती है। बिल्कुल। फिर क्या शक्ल बनेगी नहीं मालूम। ये जो पूंजीपतियों ने जो कब्जा किया है, ये अमेरिका से ज्यादा खतरनाक हो गया है। नहीं, सवाल फिर यही है ना, सवाल यही है कि आखिर इस बिखराव के साथ इन तमाम चीजों का, जिन चीजों का जिक्र अतुल जी कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, मुकाबला इस तरह से हो पाएगा क्या? मुद्दा तो यही है। देखिए, मैं अपने बारे में मेरी अपनी ओपिनियन ये है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं हूँ और स्टूडेंट लाइफ में कम्युनिस्ट पार्टी की मुखालफत की, सोशलिस्ट मूवमेंट में अपने को इन्वॉल्व करता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो वाहिद पार्टी रह गई जो अपने आइडियाज पर, अपने उसूलों पर रही, नतीजा हुआ कि हाशिए पे चली गई। तो जो आदमी उसूल पे रहेगा वो हाशिए पे चला जाएगा। उसकी जेब में कितनी रकम है, कितनों को खरीद सकता है। ये इलेक्शन, हाँ एक बात जरूर है कि अगर इस इलेक्शन में मौजूदा सरकार फिर वापस आ गई, जिसके चांसेस अभी खत्म होने के नहीं है, तो फिर उसके बाद इलेक्शन का तस्वुर ही इस मुल्क से खत्म हो जाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया, पुलिस खत्म हो गई, इंतजामिया खत्म हो गई, अब बचा ये जो कुछ रह गया है, अब बीजेपी भी खत्म हो गई है। अब सिर्फ मोदी तो मुमकिन है, अगर मोदी है। क्योंकि मैं बराबर ये कहता हूं कि दुनिया हिटलर को जानती, दुनिया हिटलर की पार्टी का नाम नहीं जानती। एक वक्त वो आएगा कि हिंदुस्तान में बीजेपी का नाम भी खत्म हो जाएगा। ये होगा कि कभी जनसंघ हुआ करती थी, कभी बीजेपी ही हो जाती थी, अब मोदी है और मोदी है, और यही होगा। इसलिए बस एक दुआ है कि मुल्क को किसी सूरत से ये आखिरी इलेक्शन ना हो और ऐसा ना हो कि ये फिर वापस आए तो 2024 का इलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। संतोष जी, अगर आपसे इन चीजों को हम जानने और समझने की कोशिश करें, जाहिर है कि जिस तरह से अतुल जी ने तमाम चीजें बताई, अदीब साहब भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता ये एक बहुत ज्यादा जो है, ये कहा जा सकता है कि इसने अपने जड़ों को मजबूत कर लिया है। ऐसे में चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी चीज को हराने के लिए इस तरह से ये जो बिखराव की स्थिति है कि कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, आपस में इत्तेहाद नहीं, इत्तेफाक नहीं, ऐसी स्थिति में सांप्रदायिकता का या जो स्थिति बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, उसका मुकाबला कैसे मुमकिन हो पाएगा? अंजर जी, मुझे नहीं पता कैसे मुमकिन हो पाएगा, लेकिन एक चीज जो नंगी आंखों से देख रहे हैं, और अतुल जी और अदीब साहब दोनों ने कहा, दोनों बहुत वाहिद लोग हैं, इस मुल्क के समझदार हैं। पर अफसोस की बात यह है कि पूरी सियासी बिरादरी में अब ऐसे लोग नहीं बचे जो लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा कर सकें, जो मुद्दों को तय करा सकें या मुद्दों के ऊपर अड़ सकें। ये बड़े अफसोस की बात है। जैसे पहले लोग होते थे जो विपक्षी दलों को एक करते थे, क्योंकि आपका मुख्य मुद्दा यही है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे सत्ता का, जो मैं समझा हूं। और उसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही साइड में नहीं है, दलित भी साइड में है। उसकी भी कहीं चर्चा कहाँ होती है। मान लिया जाता है कि दलित इनको वोट देंगे या हमारे हैं, हम इनको चुनाव से पहले मैनेज कर लेंगे। लेकिन इस चुनाव में ना मुसलमानों की कोई पूछ है, ना दलितों की पूछ है, और एक तीसरा तबका और है। देश के लोगों को ये नहीं पता है कि वामपंथी लोग किसी कुनबे में हैं या नहीं है, या अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और लड़ रहे हैं तो ये हमारे यहाँ का मीडिया का हाल है।
जो ये नहीं बता पा रहा है कि अतुल जी या सीपीएम के लोग, ये लोग हैं किसी लड़ाई में या नहीं है। उनको बिल्कुल खारिज कर दिया है उन्होंने। इतना खारिज कर दिया है कि लोगों को पता करना पड़ रहा है कि कौन कहीं है कि नहीं है। मैं सार्वजनिक रूप से जानना चाहता हूँ अतुल भाई से कि वामपंथी पार्टियों की क्या स्ट्रेटजी क्या है, लोगों की नजर में आने का कोई तरीका है, या इस मीडिया के वो वैसे ही शिकार होंगे जैसे मुसलमान शिकार हैं और जैसे दलित शिकार हैं। हालत यह है कि जो मीडिया है, भारतीय जनता पार्टी अकेले सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही है, उसके साथ एक बहुत बड़ी ताकत इस मीडिया की है, जिस मीडिया के कभी आप और हम अच्छे सदस्य हुआ करते थे। लेकिन हम जैसे मैं जानता हूं, आप जब टीवी में प्रोग्राम करते थे तो आप हमेशा बुनियादी मुद्दों को लेकर करते थे, मुसलमानों के ही मुद्दों को लेकर करते थे। लेकिन आजकल कहाँ कोई है किसी भी चैनल में, कोई मुसलमानों के सवालों को, दलितों के सवाल को, वंचित के सवाल को, गरीब के सवाल को, जमीन के सवाल को, किसानों के सवाल को उठाता है क्या? नहीं। इस मुद्दे को जानबूझ के खत्म कर दिया और इसमें सभी शामिल हैं। इसमें विपक्ष के सारे दल शामिल हैं, इसमें सत्तारूढ़ तो शामिल है ही है, और खासकर जिसका कॉलोनी कैपिटल के नाम पे जिसके जो दर्द बयान कर रहे थे अतुल अंजान साहब, हमारे दो बड़े लोग सारे चैनलों के मालिक हैं और अखबारों में उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए इन सवालों को कोई उठाता नहीं है। प्रश्न ये है कि इन सवालों को चुनाव के समय नहीं उठाया जा रहा है, ये एक सवाल है। लेकिन जब चुनाव नहीं थे तो सड़क पर कितने आंदोलन हुए। मान लीजिए कोई एक वामपंथी दल कर रहा है या कोई मजदूर संगठन कर रहा है, उसका चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ता है, या लोगों के पास वो बात पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई। और अभी जब चुनाव हो रहा है तो जितने भी विपक्षी दल चुनाव में लड़ रहे हैं और जो दावा कर रहे हैं कि वो सांप्रदायिकता को या सत्तारूढ़ पार्टी को हटाएंगे, उनका कहीं कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा है मुद्दों को लेकर के। न लोगों को, न अखिलेश यादव जो कि इस समय फोकल पॉइंट बने हैं, अखिलेश यादव को सारे विपक्षी दलों से बात करनी चाहिए थी, नहीं की उन्होंने। नतीजा क्या है? कांग्रेस अलग लड़ रही है। कांग्रेस का लड़ना, जो महिलाओं का उन्होंने मुद्दा छेड़ा है, क्या वो मुद्दा अपोजिशन को एक रखेगा या अपोजिशन के बीच में टूट पैदा करेगा, वोटों को बांटेगा, क्या करेगा? मैं ओवैसी साहब की बात नहीं करता, क्योंकि उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि जब कोई मुझे पूछेगा ही नहीं तो मैं क्यों नहीं लड़ूंगा, आखिर मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ, मुझे देश में राजनीति करनी है, मैं लड़ूंगा। देखता हूँ कि लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। तो उनका तर्क अपनी जगह पर। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं देखता हूँ कि अब वो नेता खत्म हो गए, चाहे किसी पार्टी में हो, उतने गंभीर नेता नहीं है जो सबको मिलकर के ये कहें। अब जैसे कांग्रेस से जब लड़ाई हो रही थी, अतुल जी उसके नेता थे, कांग्रेस से लड़ाई हो रही थी तो ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाया था, और सीट शेयरिंग स्ट्रेटेजिकली किसको कहाँ लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, ये भी लोगों ने तय किया, जिसमें अतुल जी के कई साथी शामिल थे इस स्ट्रेटजी को बनाने में। आज तो कोई है ही नहीं जो ये कहे कि बीजेपी के खिलाफ भी कोई मोर्चा बनना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ ठीक है, मुसलमान का नाम ज्यादा लेने से सांप्रदायिक शक्तियां हिंदू की एक होती हैं, लेकिन ये कोई तर्क नहीं हुआ कि आप इतनी बड़ी कौम को, जो 15-20% है, इसके दर्द को अनदेखा कर दें चुनाव में। किसी को तो हिम्मत होनी चाहिए इस बात को करने की, लेकिन न कांग्रेस नेता में सभी सॉफ्ट हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं। तो दरअसल ये जिसको कहते हैं कि सख्त हिंदूवाद और या सांप्रदायिक हिंदूवाद और सॉफ्ट हिंदूवाद, मुलायम हिंदूवाद, इसको लेकर के तलवारबाजी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं जानता कि आपका ये सवाल है या नहीं कि कौन जीतेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि विपक्ष का जीतना, भट्टे विपक्ष का जीतना, कमजोर विपक्ष का जीतना मुश्किल है। लेकिन एक अंजर मैं आपको बात बता दूं, ये मेरी समझ से ये लड़ाई विपक्षी दल नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लोग लड़ रहे हैं जो इस सरकार से पिछले 5 साल में दुखी हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कैसे हो सकता है कि 4 साल तक अखिलेश अपने घर से बाहर नहीं निकले हों और आज उनकी इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हों? ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब इस लड़ाई को, अपने दर्द को खुद व्यक्त करने के लिए सामने आ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन लोगों को अभी भी वक्त है, अतुल जी जैसे लोगों के पास, मैं तो हूं नहीं,
फील्ड में, अतुल जी फील्ड में, वो उसकी तकलीफें, कमजोरियां, परेशानियां जानते होंगे। लेकिन अभी भी वक्त है, अगर कोई तरीका निकल सके और लोगों के सामने बात आए, तो जो अतुल जी ने बात कही थी वो बहुत सही है कि किस तरीके से इस देश की संपत्ति को 2 या 3 घराने या 10 घराने मिलकर लूट रहे हैं और उनकी संपत्ति इतनी बड़ी है। सत्य ही बहुतों को नहीं पता है। अखबारों ने दिखाया है, सोशल मीडिया ने सिर्फ थोड़ा बहुत दिखाया है, लेकिन उसके ऊपर जोर नहीं दिया है। टेलीविजन चैनल तो उन्हीं की जेब के हैं। ये अंतर विरोध हमारे सामने, जिसे कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, हमारे सामने है। इनका मुकाबला कौन कर सकता है? इनका मुकाबला जो मीडिया में कर सकते हैं, इनका मुकाबला राजनीतिक लोग ही कर सकते हैं, जिनमें राजनीतिक समझ है। और उसमें अतुल हमारे देश के उभरते हुए नेता हैं। अब इस तरह के लोग नेता हैं उभरते हुए, मैंने उभरते हुए दूसरे अर्थ में कहा। अगर अतुल जी जैसे लोग इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जो कि पूरी कोशिश करते हैं, कहाँ अवरोध आता है, उस अवरोध को कैसे तोड़ेंगे, ये स्ट्रेटजी इनको और अदीब साहब जैसे लोगों को निकालनी पड़ेगी। अगर नहीं निकालेंगे तो लोग नहीं जाएगी। जी अतुल जी, जिन पॉइंट्स की तरफ संतोष भारती साहब इशारा कर रहे हैं कि जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज को मान रहे हैं कि बिखरा हुआ विपक्ष जाहिर है कि मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह की रैलियों में भीड़ देखी जा रही है, जो आदमी 4 साल तक घर में बैठा रहा, बाहर ना निकला, अचानक से उसकी रैलियों में अगर इतनी भीड़ आती है तो कहीं ना कहीं एक जन समर्थन है, लोगों के अंदर सत्ता पक्ष को लेकर के नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी का जो एक माहौल होता है वो पूरी तरह से है। ऐसे में क्या वजह है कि जो विपक्ष के अहम दल है वो इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और जनता समझ रही है? देखिए, ये एक ऐसा गंभीर मसला है जिसको बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है। भाई संतोष भारती ने इतनी गहराई से सब बातों को कहा, वो जानते हैं, वो देखते रहे हैं। अदीब भाई ने भी बहुत सी तरफ निशानदेही की है। आप कह रहे हैं बिरादरियों की बात, क्या कहते हैं, अदीब भाई ने कही। मुझे याद है संतोष भारती जी भी मौजूद थे। स्मृति शेष राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। उनके घर पर ही बहुत बड़ा पंडाल लगा था, हजारों लोग इकट्ठा थे। एबी वर्धन साहब मौजूद थे, सुरेंद्र मोहन साहब मौजूद थे, और जो है प्रभास जोशी जी मौजूद थे। राम बहादुर राय जी ने किताब लिखी थी उन पर, उस किताब का इजरा होना था, उसका लोकार्पण होना था। हमसे प्रभास जोशी जी ने कहा कि आप इस कार्यक्रम का संचालन कर दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता इस काम का संचालन। किस आदमी के बारे में आप कह रहे हैं कि मैं संचालन कर दूं? बड़ी भारी लड़ाई लड़ी इन्होंने मंडल कमीशन की, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन भारतीय परिस्थितियों में ये आदमी भी खामोश हो रहा है। ये आदमी भी, मैंने उनके बारे में कहा था कि ये व्यक्ति है राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो क्षण में बैरागी हैं और क्षण में बागी। 1 मिनट में बागी हो जाते हैं, 1 मिनट में बैरागी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगा था। और जब राजा वीपी सिंह जी ने अपनी बात अपने भाषण में कही तो उन्होंने कहा कि मैंने समाज में वंचितों को इकट्ठा करने का काम किया था और मैंने मंडल कमीशन की थाली परोस करके दी थी। उनका भाषण का हिस्सा है, मैंने मंडल कमीशन की थाली परोस कर दी थी। वहां रामविलास पासवान जी भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि अब लोग लग गए हैं कि इस मंडल कमीशन को हम कटोरियों में बांट रहे हैं, जिसे मैंने थाली में परोसा था उसे लोग कटोरियों में बांट रहे हैं। अदीब साहब ने जो बात कही वो वही है। ये बिरादरियों की बात कटोरियों में बांटी जा रही है, जो वीपी सिंह जी ने कही थी। और ये जो राजनीतिक अस्मिता के साथ साथ जातीय अस्मिता, हम भी हैं, हमको भी स्वीकार करो, ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे बिखरा हुआ पहलू और सबसे खतरनाक पहलू है। और ये पहलू भी भारत के अंदर क्रोनी कैपिटलिज्म के दावेदार लोगों ने जनता की एकता को तोड़ने के लिए अपने संचार माध्यमों का प्रयोग कर बातों का है। और लगातार जातिवाद जातिवाद जातिवाद, ये बात सही है कि बिना कुछ संघर्ष किए जनता में इतना गुस्सा है इस भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीतियों के चलते, इसकी देश बेचो नीतियों के चलते, इसकी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की तमाम अस्मिताओं को बेचने की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से लोगों के साथ वो अन्याय कर रही है, गरीबों को और गरीब बना रही है। नाम गांधी के हत्यारे जब गांधी के चश्मे का प्रयोग करने लग जाए, समझ लो कितनी भयावह स्थिति हो जाए।
ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने बिखरे हुए विपक्ष को इकट्ठा करना भी मुश्किल काम है, क्योंकि इस बिखरे हुए विपक्ष को और बिखेर देने का काम ये क्रोनी कैपिटलिज्म कर रहा है। और आज लोग भी परेशान होकर किसी एक व्यक्ति को जानते हुए कि कुछ नहीं है, उसे अपने प्रतीक के रूप में विपक्ष एक विरोध के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें क्या होता है इसका, क्योंकि अभी मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी के सारे दांव पेच खत्म हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ये बानगी है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश में, ये जो चुनाव है ये चुनाव तय करेगा कि जुलाई के महीने में राष्ट्रपति कौन बनेगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के ये चुनाव ये तय करेंगे कि कौन राष्ट्रपति होगा, और फिर अगर राष्ट्रपति अगर बनने की तैयारी हो जाएगी तो क्या संसदीय व्यवस्था रहेगी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ मोदी जी बढ़ जाएंगे। ये एक प्रश्न है दिमाग में, इस पर चर्चा करनी चाहिए तमाम लोगों को। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं ये दिमाग में नहीं है बात, वो शायद वही बात कर रहे हैं कि भाई मुद्दों की बात ना हो, मुद्दों की बात ना हो, किसकी सुंदर जो है एक जमाने में लालू प्रसाद जी ने बिहार में चुनाव लड़ते वक्त ये कहा था कि मैं ऐसी सड़कें बनाऊंगा जो फला एक्टर्स के गाल की तरह होगी। अब एक साहब ने उत्तर प्रदेश में नारा दे दिया है कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो कंगना रनौत के गाल की तरह होगी। तो इस तरह की बातें जो है, मुद्दा ही ना हो चुनाव के अंदर, गाली गलौज का पूरा माहौल बना हुआ है, एक दूसरे को गाली देने का पूरा माहौल बनाए हुए हैं, कोई महत्वपूर्ण बात हो नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर हम सब के सामने वो सारी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों पर हमको और आपको गंभीरता से चर्चा करके इस संसदीय लोकतंत्र को बचाए रखना है, इसकी मजबूती को बनाए रखना है। इस पर चर्चा करें और चर्चा करते हुए आशा की उस किरण को बरकरार रखें जिसमें कहीं भी कोई लो। अब हम सब लोग जो संतोष भारती जी ने हमसे अपेक्षा की है, कोशिश करते करते अब देखिए ना, पूरे कोरोना की आड़ में सारे बस बंद कर दो, सारी ट्रेनें बंद करो, और हम लोगों के पास रास्ते क्या थे? ट्रेन, बस, ये सब बंद है। अब हवाई जहाज छोड़ो, हवाई जहाज के किराए कितने हैं? हवाई जहाज हर जगह जाता नहीं। लोगों की एकता को बरकरार रखने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करना मुश्किल काम हो गया है। क्रोनी कैपिटलिज्म ने ऐसा जाल बिछाया है कि आप सोच नहीं सकते। और जहां तक कह रहे थे कि हम सब लोग, अदीप साहब भी कहे थे, कहीं हाशिए पर चले गए। क्रोनी कैपिटलिज्म की एक ही कोशिश है कि यही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर, ये जो अदीप साहब और संतोष भारती, तो संतोष जी कह तो रहे हैं कि इस चीज को जो है आप जैसे लोगों को आगे लेके आना चाहिए, अभी भी समय है। मैं तो कह रहा हूँ ना, आगे सुनिए तो अंजर साहब, हम लोग उसको करना चाहते हैं, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म के लोग क्या करते हैं जानते हैं? वो ये कह रहे हैं कि सब पार्टियों की बात करो, जो वसूलों की बात करे उस पार्टी को किनारे फेंक दो, उनको किनारे फेंक दो, उनको हाशिए पर डाल दो, उनकी चर्चा ना होने पाए। नहीं तो इस वजह से आपसे कोई बातचीत नहीं हो रही। और जो हमको सिर्फ वो हाशिए पर नहीं फेंक रहे हैं, वो दलितों को हाशिए पे फेंक रहे हैं, वो वंचितों को हाशिए पे फेंक रहे हैं, वो बेरोजगार नौजवानों को हाशिए पे फेंक रहे हैं, वो अल्पसंख्यकों को हाशिए पे फेंक रहे हैं, वो फेंक रहे हैं किसानों को हाथ। ये तो किसान आंदोलन था जिसने एक नई आशा का संचार किया। घबरा गए लोग, ये लाखों लोग इकट्ठा हैं, उसमें सब लाल लाल झंडे दिखाई दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको भी किनारे हटाओ। इसलिए आज जो फैसला हुआ, जो लिखित समझौता हुआ किसानों के साथ, उसे भी ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। और जिन लोगों ने किसान आंदोलन का विरोध किया, वह लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उलटने का दावा कर रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता कि उनकी भावनाओं को भी मैं खत्म नहीं करना चाहता। बदलाव अगर हो सकता है, अरे इस सरकार को अगर उखाड़ के फेंका जा सके वही काफी है, फिर आगे जो आएगी उसको उखाड़ना जरा आसान होगा। ठीक है अदीप साहब, चूंकि समय की मजबूरी है, आखिर ये बदलाव कैसे मुमकिन हो पाएगा? ये भी क्रोनी कैपिटलिज्म का एक खेल है अंजर साहब, ये भी एक क्रोनी कैपिटलिज्म का खेल है, समय की मजबूरी है। जी अदीप साहब। जी क्या कहा आपने? नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये बदलाव कैसे आ पाएगा जब इस तरह से बिखराव दिखेगा? देखिए ऐसा है कि बिखराव जो आपने जिक्र किया वो तो इसलिए है कि हर पार्टी अपने वजूद को बढ़ाना चाहती है।
किसी पार्टी को दिल से ये फिक्र नहीं है कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, किसी पार्टी को इस बात की फिक्र नहीं है कि ये मुल्क खत्म हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि हालात ऐसे हो गए हैं, ऐसे जाहिल हुकूमत के हाथ में आ गई है जाहिलों के, कि हमको हमारी पार्टी को फायदा हो जाएगा। ये वजह है बिखराव की। अब जहां तक आपने सवाल ये किया, जो अभी हमारे अतुल साहब ने कहा कि किसान आंदोलन एक पहला मूवमेंट था जो आजाद हिंदुस्तान के बाद जिसने इतनी शिद्दत के साथ अपने को नॉन वायलेंस रख के ऐसे जालिम हुकूमत के पैरों को हिला दिया। ये पहला और दूसरा फेज, अगर ये किसान, क्योंकि इसका इम्पैक्ट वेस्टर्न यूपी में बहुत पड़ा था, अगर पहले और दूसरे फेज में किसान का वो मूवमेंट और वो मेहनत अगर काम आ गई तो शायद इनकी फिजा का रंग बदल जाएगा। लेकिन अगर वहां पर भी टूट हुई और हिंदू मुसलमान हुआ, क्योंकि नारे तो लग रहे हैं कि ना अली ना बाहुबली, और सिर्फ महाबली, बजरंग जो भी है वो, तो इस किस्म के जो नारेबाजी हो रही है, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से ये तमाशा हो रहा है, हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इम्पैक्ट जो किसानों ने एक साल मेहनत की थी, उसका असर अगर इम्पैक्ट रहा वेस्टर्न यूपी में, तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये तवक्को कर लेना कि ये जो हुकूमतें अब आएंगी, ये भी कोई, क्योंकि ये कुछ लोग 5 साल तक उधर बैठे रहे और एकदम से पलटा मार के हो गए, तो ये जो तमाशा है ये चलने वाला नहीं है। बिल्कुल चलने वाला नहीं है। जब तक कि हम उन कैंडिडेट्स को जिनके कन्विक्शंस हैं, जो इस जमीन से, इस कॉन्स्टिट्यूशन से, इसकी तारीख से लड़ना चाहते हैं, उनको जिताएं। अब वो कितनी मुश्किल काम है ये मुझे मालूम है कि हमारे अतुल अंजान जी का आप देख लीजिए कि इनको कहाँ होना चाहिए था और कब होना चाहिए था, आज कहाँ है। और हमारे ऐसे लोग जब मेहनत करते हैं तो जमानत जब्त हो जाती है। वजह सिर्फ यह है कि हमारे पास वो फार्मूला नफरत का नहीं है जो इस जमीन के लिए अब इतने बड़े पैमाने पर फैल गया है कि यहाँ आग लगाने वालों के लिए तो लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन बड़ी मजबूरी है, समय की मजबूरी है। अदीब साहब, एक जुमले में आपसे संतोष जी, हालांकि ये नाइंसाफी होगी कि मैं आपसे ये कहूं कि एक जुमला, आखिर समस्या, हालात कैसे बदल पाएंगे? हालात इस देश की जनता ही बदलेगी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूं कि इस देश में उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों ने योगी आदित्यनाथ को देवरिया में उतरने नहीं दिया, वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। वही बलिया में डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नौजवानों ने सुनने से मना कर दिया। ये जो बेरोजगार नौजवान हैं अब आत्महत्या कर रहे हैं, और किसान जो अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, यही लोग मिलकर के इस काम को बदलेंगे। उन्हीं के ऊपर यही लोग हालात बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमान हमारे साथ।